to FOC Class 11. In this video, we will study Unit 5 Green Skills of Employability Skills in one shot. We have already covered the first 4 units and the complete playlist link is given in the description. You can check that. Students, इस वीडियो के साथ जितनी भी यूनिट्स हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की उन सभी की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी, बट इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लेकर आएंगे जिससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन आंसर सीरीज भी आएगी, डोंट वरी। But before that, we will cover all the one-shot videos of Class 11 IT Code 802 also. So बस आपको तब तक का वेट करना है एंड जैसे ही क्लास 11 IT कोड 802 की वन शॉट वीडियोस कंप्लीट होती हैं वैसे ही हम क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम सभी यूनिट्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। These are the 4 sessions that we have to study in Unit 5 Green Skills. ये बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, हम आसानी से समझकर इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। सेशन 1 सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं। ग्रीन स्किल्स समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म समझनी होंगी। जैसे सबसे पहली टर्म है ग्रीन इकोनॉमी। इकोनॉमी आप सभी ने सुना है। इकोनॉमी मीन्स एक ऐसा एरिया जहाँ पर हम डेवलपमेंट के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं एंड कंज्यूम भी करते हैं। बट ग्रीन इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर डेवलपमेंट तो प्रमोट होगी बट उसके साथ साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड है। मींस अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हम डेवलपमेंट के लिए ऐसे स्टेप्स नहीं लेंगे जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म हो। तो बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए डेवलपमेंट करना ग्रीन इकोनॉमी होती है। Now, there are few basic terms related to environment such as ecosystem. Ecosystem क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सभी लिविंग थिंग्स एंड जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है जैसे कि एयर, मिनरल, सॉइल, वाटर, सनलाइट, ये सभी एक साथ मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। मीन्स जहाँ पर लिविंग थिंग्स भी हैं और एयर, वाटर, ये सभी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं, जिनसे हमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा वरना हमारा सर्वाइवल नहीं पॉसिबल है। तो ऐसी चीज़ों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये सभी मिलकर बनाते हैं एक इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज फूड चेन। इट इज़ बेसिकली अ नेचुरल साइकिल। यहाँ पर फूड ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। इन ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोर्स कंज्यूम करते हैं। देन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं। मीन्स कार्निवोर्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जो कि फ्लैश खाते हों, सो वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। देन जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर्स, और ये डिकम्पोजिशन मीन्स जो भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोज होने के बाद जिस भी फॉर्म में रहेंगे वो सॉइल में वापस से मिल जाती है एंड वापस से प्लांट्स को फीड करती है, क्योंकि जो भी डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है वो प्लांट्स को फीड कर सकता है, वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। तो फिर से प्लांट्स उगेंगे, वो हमारे लिए फूड देंगे, वो प्लांट्स हर्बीवोर्स खाएंगे एंड देन द साइकिल विल गो ऑन। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सिर्फ प्रेजेंट की ही नहीं बल्कि फ्यूचर की भी सोची जाए। मीन्स अगर हम प्रेजेंट में हैं एंड हम सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचते हुए अपनी रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर देंगे तो फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फ्यूचर में जो भी जनरेशन्स आएंगी उनके लिए कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहेगी अगर हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट डेवलपमेंट के बारे में सोचा। तो इसलिए हमें एक ऐसी डेवलपमेंट की ज़रूरत है जहाँ पर
हम रिसोर्सेज कंज्यूम करें बट एक ऐसे मैनर में करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल रहें. सो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Now let us discuss the important sectors of a green economy. हमने डिस्कस कर चुका है कि ग्रीन इकोनॉमी क्या है, हमने जो बेसिक टर्म्स थे वो भी पढ़ लिए हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि ग्रीन इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट होते हैं. सो दीज आर द सेक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन अ ग्रीन इकोनॉमी. लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. First sector is agriculture, means growing crops. It is the largest part of our economy. Means अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे केस में ये सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये हमारी बेसिक नेसेसिटी फूड को फुलफिल करता है. कोई भी लिविंग बीइंग है उसको उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? फूड चाहिए उसे. हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में, हम फूड कैसे लेते हैं? जो हमारी बेसिक फूड नेसेसिटीज़ होती हैं वो हम एग्रीकल्चर सेक्टर से फुलफिल करते हैं. एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन एग्रीकल्चर में हमारे कुछ ऐसे स्टेप्स रहते हैं जिनकी वजह से हम एनवायरनमेंट को हार्म भी कर देते हैं. ऐसे क्या स्टेप्स होते हैं? जैसे कि ओवर यूजिंग लैंड रिसोर्सेज. मीन्स आप एक ही लैंड को बार बार इतना यूज़ करते हैं कि उसकी फर्टिलिटी ओवर हो जाती है, या फिर हो सकता है कि वो फर्टाइल लैंड था बट आपने वहाँ पर कोई बिल्डिंग बना दी तो अब वहाँ पर क्रॉप्स नहीं उगाई जा सकती हैं क्योंकि बिल्डिंग बन चुकी है. कई बार हम लैंड रिसोर्सेज का गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए. देन कटिंग फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन करते हैं लोग ताकि उन्हें वुड मिल सके अपने फर्नीचर के लिए और वेरियस पर्पसेस के लिए. बट ऐसे करने से हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं. देन अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं सॉइल पर, एयर पर, वाटर पर और लैंड पर. क्योंकि हमें लग सकता है कि हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारा सॉइल फर्टाइल हो रहा है, या फिर पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो हमारी क्रॉप्स बच रही हैं एंड प्रोडक्शन अच्छा होगा. बट अल्टीमेटली आपको सिर्फ जो क्वांटिटी है वो अच्छी मिलेगी बट क्वालिटी हर चीज़ की डिग्रेड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी. जो भी क्रॉप आपने उगाई है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी क्योंकि उसमें केमिकल्स मिक्स हो चुके हैं. जो सॉइल था उसमें भी केमिकल्स मिक्स हो चुके हैं, इसलिए उसकी भी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी. इस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म कर देते हैं. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म ना करें और फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व रहें. सपोर्ट लोकल ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग. मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करके ही क्रॉप्स को उगाते हैं. आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, नेचुरल फार्मिंग करिए एंड जो भी लोकल फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए. ग्रो योर ऑन वेजिटेबल्स इफ़ पॉसिबल. अगर आपका घर इतना बड़ा है या फिर आपके वहाँ पर सॉइल फर्टाइल है तो आप अपनी वेजिटेबल्स भी उगाइए ताकि आपको बाहर से वेजिटेबल्स लाने की ज़रूरत ही ना पड़े. अगर ऐसा पॉसिबल है तो ईट इन सीजन एंड लोकली प्रोड्यूस्ड फूड. मीन्स हमें हर क्रॉप हर सीज़न में नहीं मिल पाती है तो हमें जिस सीज़न में जो क्रॉप मिल रही है वही खाना चाहिए. क्योंकि अगर हम डिमांड करेंगे कि हमें दूसरे सीज़न में भी वही क्रॉप चाहिए जो कि उस सीज़न में नहीं हो रही है तो उस केस में डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ऐसी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए. एंड ऐसे में हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं हार्म होता है. इसलिए हमें जो भी सीज़न का फूड है उसके अकॉर्डिंग हमें फूड कंज्यूम करना चाहिए. नेक्स्ट इज एनर्जी रिसोर्स. मीन्स ऐसी रिसोर्स जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं एंड हम उन्हें अपनी डेली डिमांड्स फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं. बट आजकल एनर्जी रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड पीपल आर यूजिंग इट एक्सेसिवली. मीन्स इतनी ज़रूरत नहीं है जितना लोग यूज़ कर रहे हैं.
और अगर हम ऐसे ही एनर्जी रिसोर्सेज को कंज्यूम करते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी एंड फिर वो आगे के यूज़ के लिए नहीं बचेंगी। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो एक्सेसिव यूज़ करने से हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म हो रहा है, क्योंकि कई ऐसी रिसोर्सेज हैं जिन्हें अगर एक लिमिट में यूज़ किया जाए सिर्फ तभी वो यूज़फुल रहती हैं, और अगर उनका एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो वो एनवायरनमेंट को भी हार्म कर सकती हैं। सो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में जो लाइट आती है बाहर से, वो सोलर लाइट नहीं होती है, तो आप अपने घर पर सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और सोलर लाइट यूज़ कर सकते हैं। इससे आप बाहर की बिजली नहीं लेंगे, आप अपने घर पर एक रिन्यूएबल सोर्स को यूज़ करके अपनी लाइट खुद यूज़ करेंगे। अवॉइड वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इन केस सोलर पैनल नहीं लगा पा रहे हैं और आपको बाहर से ही बिजली लेनी पड़ रही है, तो भी आप ये ट्राई कीजिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करें। जब भी आपको लाइट्स की ज़रूरत नहीं है तो लाइट्स ऑफ कर दें, और कोई भी ऐसा अप्लायंस बिना वजह यूज़ ना करें जिसका आपको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप कुछ और काम कर सकते हैं फिर भी आपने वो अप्लायंस ऑन किया हुआ है। सो ऐसे काम ना करें। अवॉइड कार्स एंड यूज साइकिल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आजकल हर किसी को अपनी कार चाहिए, चाहे कितना भी पॉल्यूशन हो, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, बट एवरीवन वांट्स देयर ओन कार। बट ये गलत बात है, क्योंकि ऐसे करके ना हम ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं बल्कि हम पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं। एंड अगर हम साइकिल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो उससे पॉल्यूशन भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगा, मीन्स अल्टीमेटली फ़ायदा हमारा है और एनवायरनमेंट का है। सो वी शुड यूज़ साइकिल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ग्रीन इकोनॉमी को मेंटेन रखने में, क्योंकि अगर हमने कंस्ट्रक्शन को प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करते हुए नहीं किया तो कंस्ट्रक्शन हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। कैसे, देखते हैं। अगर हम कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसके लिए जो भी कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल आ रहा है, सपोज सैंड, स्टोन, और अगर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, मींस जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब मटेरियल को लाना, अगर वो एक ऐसी साइट से लाएं जहाँ पर अलाउड नहीं है कोई भी क्वेरिंग करना या फिर कहीं से भी सैंड और स्टोन ले जाना, और आप वहाँ से फिर भी ला रहे हैं, मींस आप इलीगल वर्क कर रहे हैं। तो आपने बिल्डिंग तो बना ली बट उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे उसके बारे में आपने नहीं सोचा। जब आप किसी भी रिवर बेड से सैंड और स्टोन लाते हैं तो वो रिवर बेड डिस्ट्रक्ट हो चुका होता है, डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है उसकी, एंड उसके बाद वहाँ पर फ्लड आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकती है। मीन्स जो भी नेचुरल डिजास्टर हैं वो सभी हो सकते हैं सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से। देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से एयर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि जो भी हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं वो एयर में मिक्स हो जाता है एंड एयर कंटेमिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स होते हैं और जो भी आसपास रहने वाले लोग होते हैं उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। देन अगर इनकरेक्टली डिज़ाइन बिल्डिंग्स हो, जैसा कि सबसे पॉपुलर एग्जांपल है नोएडा के ट्विन टावर्स, जिनकी डिमोलिशन भी की गई है। एंड आप सभी जानते होंगे कि डिमोलिशन के बाद कितना पॉल्यूशन हुआ है नोएडा में। वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था आफ्टर डिमोलिशन, एंड उसे डिमोलिश करना भी ज़रूरी था क्योंकि वो इनकरेक्टली डिज़ाइन थी। जो प्रोटोकॉल्स थे, जो रूल्स थे, वो फॉलो नहीं किए गए थे एंड वो इलीगल था, तो इसलिए उसको डिमोलिश करना भी ज़रूरी था। एंड इसीलिए हमने कहा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रीन इकोनॉमी को मेंटेन रखने में। सो व्हाट कैन वी डू फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर? वी शुड मेक एनर्जी एफिशिएंट और ग्रीन बिल्डिंग्स, मींस ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पर हम क्लीन एनर्जी को यूज़ करते हैं और एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। एंड जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो हमें लोकली परचेज करना चाहिए।
जैसे कि सैंड, स्टोन, ये सब चीज़ें हमें रिवर बेड से नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली नेचुरल डिज़ास्टर्स को इनवाइट कर रही हैं, एंड ऐसा हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और अगर हमें लग रहा है कि कोई लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया अबाउट नोएडा ट्विन टावर, ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था, एंड जब ये बना तो हो सकता है किसी ने कंप्लेन की होगी, बट किसी की कंप्लेन पर ध्यान नहीं दिया होगा। बट अब दिया गया ध्यान, तो देखा गया कि हाँ, ये वाकई में इलीगल है, और इसलिए उसको डिमोलिश कर दिया गया। तो अगर आपको ऐसा कोई भी लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दिखता है जो कि पॉल्यूशन कर रहा है, तो आपको उसके बारे में लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट इज फिशरीज सेक्टर। ऐसे बहुत सारे मेराइन रीजन्स होते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, एंड इसलिए लोग वहाँ पर फिशिंग करते हैं, सो दैट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर फूड, बिकॉज वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, क्रॉप्स नहीं उग पाएंगी, तो वो क्या खाएंगे। तो इसलिए वो फिशेस पर डिपेंडेंट होते हैं, एंड वो फिशिंग करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। बट अगर ओवर फिशिंग की जाए तो उससे जो फ्यूचर के लिए फिश का सप्लाई अमाउंट है उसमें डिप्लीशन हो जाता है, एंड इसकी वजह से, क्योंकि फिशिंग मीन्स आप सी से फिश निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप दूसरी जो बड़ी फिश होती हैं, जैसे कि अगर बात की जाए बड़ी स्पीशीज की जैसे शार्क्स, तो वो तो छोटी फिशेस को ही कंज्यूम करेंगी, तो अगर उनके लिए फिशेस बचेंगी ही नहीं, तो ऐसे में वो खुद एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एंड जैसा कि हमने शुरू में बात की थी एक टर्म की, फूड चेन, जिसमें एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को कंज्यूम करती है, तो जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपने एक किसी स्पीशीज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम कर दी है, जिसकी वजह से बाकी स्पीशीज अफेक्ट हो गई हैं, एंड जो फूड चेन है वो बिगड़ गई है। सो ये हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा, एंड ऑल्सो क्योंकि जिन लोगों का मेन फूड था फिश, आपने उन लोगों से फिश छीन ली, मीन्स अभी तो आप कंज्यूम कर रहे हैं इन प्रेजेंट, बट फ्यूचर का क्या, जब फिश नहीं रहेंगी तब लोग क्या कंज्यूम करेंगे, तो फिर वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो जाएंगे, मीन्स एग्रीकल्चर का प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड जो फिशरमैन है उनका लिवलीहुड भी छिन जाएगा, क्योंकि जब फिशेज ही नहीं बचेंगी तो फिशरमैन क्या करेंगे। तो इसलिए हमें फिशिंग एक लिमिट में करनी चाहिए। एंड सस्टेनेबल फिशिंग, जैसे कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी, एक ऐसी डेवलपमेंट जहाँ पर हम फ्यूचर का भी ध्यान रखते हैं एंड प्रेजेंट का भी, उसी तरह से हमें सस्टेनेबल फिशिंग करनी चाहिए, ताकि हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएं, बट जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री, मीन्स फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम सभी जानते हैं रेनफॉल चाहिए तो फॉरेस्ट होने चाहिए। जिस भी रीजन में फॉरेस्ट नहीं होते वहाँ पर या तो बहुत कम रेनफॉल होती है या फिर होती ही नहीं है, एंड बहुत सारी ऐसी लैंड रिसोर्सेज हैं जो कि फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, एंड ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका होम फॉरेस्ट होते हैं, मीन्स वो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। बट अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मीन्स हम ट्रीज कट करते हैं, तो इससे हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा, सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि जो सॉइल था वो ट्रीज की हेल्प से अपनी जगह पर था, बट जब आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो उस सॉइल को वहाँ पर होल्ड ऑन रखने के लिए अब कुछ नहीं बचा, तो इसलिए सॉइल इरोजन हो सकता है। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, मीन्स
जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि घर है ये फॉरेस्ट बहुत सारे एनिमल्स का, तो अगर आप इन्हीं घरों को डिफॉरेस्ट कर देंगे मीन्स आप वाइल्ड एनिमल से उनका घर छीन लेंगे, तो फिर हमारे पास वाइल्ड लाइफ भी नहीं बचेगी एंड फूड चेन भी डैमेज हो जाएगी। लेस ट्री कवरेज मीन्स बहुत ज़्यादा कम ट्रीज हो जाएंगे, जिस वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल कम होगा पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। ये सभी कंसिक्वेंसेस हैं अगर हम फॉरेस्ट का ध्यान नहीं रखते हैं तो। हमें फॉरेस्ट का किस तरह से ध्यान रखना है? वी हैव टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर। जैसे कि हम जानते हैं कि पेपर ट्रीज से बनते हैं, तो अगर आप ज़्यादा पेपर कंज्यूम करेंगे इसका मतलब कि आप ज़्यादा ट्रीज कट करेंगे। आपको पेपर के यूज़ को रिड्यूस करना है, बार बार पेपर को रीयूज करना है जितना भी आप उसे रीयूज कर सकते हैं, एंड उसे रिसाइकल करना है। अवॉइड बाइंग प्रोडक्ट्स विच वी कैन गेट ओनली बाय हार्मिंग एनिमल्स। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको सिर्फ तभी मिलते हैं जब किसी न किसी एनिमल को हार्म किया जाए या फिर फॉरेस्ट कट किए जाए, मीन्स उससे कुछ ना कुछ बुरा इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेने चाहिए। आपके ना लेने से क्या होगा, जब कस्टमर्स की डिमांड ही नहीं रहेगी तो फिर मैन्युफैक्चरर ऐसे प्रोडक्ट्स क्यों बनाएगा, तो इसलिए आपको ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। देन आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जो कि सेफली कलेक्ट किए जाते हैं, मीन्स उसमें एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाया जाता है। जैसे कि जब हनी कलेक्ट की जाती है तो उसमें बीहाइव्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, सिर्फ हनी कलेक्ट कर ली जाती है, एंड इससे हमारा एनवायरनमेंट भी डिग्रेड नहीं होता, एंड हमारा जो भी हमारा काम था वो भी हो जाता है। दिस इज हाउ we have to take care of the forest sector to maintain our green economy. Next is tourism sector, means जब आप एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं, for example city to city और from country to country, बहुत अलग अलग टाइप के ट्रैवलर्स होते हैं। कुछ ट्रैवलर्स ये ध्यान रखते हैं कि हम कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जिससे हमारा एनवायरनमेंट को हार्म हो, बट कुछ ऐसे ट्रैवलर्स होते हैं जो बहुत केयरलेस होते हैं। वो नहीं सोचते कि अगर मैंने कोई चीज़ वेस्ट की या फिर अगर मैंने कोई भी गलत स्टेप लिया तो उससे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ सकता है। दे आर जस्ट बिजी इन देयर एंटरटेनमेंट। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी ट्रिप पर गए हैं, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप अपना एंटरटेनमेंट करिए, बट इस लिमिट में रहकर करिए कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो और आप एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। और जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, तो आप ऐसे होटल्स, ऐसी ट्रैवल कंपनीज को कांटेक्ट कीजिए जो कि इको टूरिज्म को सपोर्ट करती हैं। बेसिकली ऐसा टूरिज्म जिसमें कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ पर जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो सभी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी। दीज आर द स्टेप्स दैट यू शुड टेक टू prevent the tourism sector from affecting the green economy। मीन्स आप अपना ट्रिप भी अच्छे से कंप्लीट कर लें और आप अपनी ग्रीन इकोनॉमी को भी मेंटेन रखें। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स हो गए हैं वेरियस टाइप्स के, और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहीं भी मेन सिटी की बात करें तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है क्योंकि हर किसी पर्सन के पास अपना ट्रांसपोर्ट है। मीन्स अगर लोगों को ग्रीन इकोनॉमी में सच में पार्टिसिपेट करना है, वो चाहते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी डेवलप हो, उनका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिनसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रीन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल प्रूव हो। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? दे शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मीन्स अगर आप कहीं बस या ट्रेन से जा सकते हैं तो बस या ट्रेन का यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी कार लेकर जाते हैं, मीन्स एज एन इंडिविजुअल जाते हैं, जबकि आप बस से जा सकते थे बट फिर भी आप अपनी कार से गए,
इस केस में क्या हुआ कि आपने वो पेट्रोल या डीजल जो भी आपकी कार कंज्यूम करती है उसको खर्च किया, बट अगर आप बस या ट्रेन से जाते तो वो तो बहुत सारे लोगों के लिए जा रही है, तो वो चीज यूटिलाइज होती, बट आपने वो चीज वेस्ट कर दी। आप इंडिविजुअली गए जबकि आप उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाकर सेव भी कर सकते थे। देन यू कैन वॉक और साइकिल व्हेन पॉसिबल। अगर आप कहीं पास में जा रहे हैं जहां तक आप वॉकिंग करके जा सकते हैं या फिर साइकिलिंग करके जा सकते हैं, तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी ऐसा व्हीकल यूज कर रहे हैं जो कि पेट्रोल या डीजल कंज्यूम कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो पॉल्यूशन भी क्रिएट करेगा, एंड जो पेट्रोल एंड डीजल है वो भी कंज्यूम होगा। इसलिए आपको वॉकिंग और साइकिलिंग को प्रेफरेंस देनी चाहिए। देन यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इफ पॉसिबल। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज, इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी आती हैं। ये किस लिए होती हैं? ताकि जो लोग हैं वो उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करें, एंड जो फ्यूल है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल है ये सभी क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मींस ये एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगी। इनको हमें प्रिवेंट करना है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट सेक्टर। वाटर हर लिविंग बीइंग की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। खाना बहुत दिन के लिए ना भी मिले तब भी एक लिविंग बीइंग सरवाइव कर सकता है अगर उसे सिर्फ पानी मिलता रहे तो। मीन्स ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि वो हमेशा पानी पर ही सरवाइव कर सकता है, बट यस, कुछ दिन के लिए खाना ना मिले बट सिर्फ पानी मिले तो कुछ दिन के लिए एक लिविंग बीइंग सरवाइव कर सकता है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग बीइंग। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास या तो पानी अवेलेबल ही नहीं है या फिर क्लीन पानी अवेलेबल नहीं है, मीन्स वो इतना ज़्यादा सेफ नहीं होता ड्रिंक करने के लिए, बट फिर भी लोगों को वो पानी पीना पड़ता है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, इन सब के लिए हमें वाइजली वाटर को यूज़ करना चाहिए। हमें ऐसी टेक्निक्स आनी चाहिए जिनसे कि हम वाटर मैनेजमेंट को बेस्ट कर सकें। मींस अगर हम वाटर को मैनेज करेंगे तभी तो वो उन लोगों तक पहुंच पाएगा जिनके पास वाटर नहीं है। हमें वाटर को मैनेज करना आना चाहिए। वी शुड गेट द लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर्ड, एंड जो भी पॉल्यूटेड वाटर होता है उसको किसी भी लैंड या वाटर बॉडी में मिक्स मत होने दीजिए। सबसे पहले उसका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कराइए और फिर उस पानी को आगे यूज के लिए भेजिए। दिस इज हाउ वी कैन मैनेज द वाटर रिसोर्सेज। देन वेस्ट मैनेजमेंट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, बट एक्चुअल में हम उनका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मींस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, एंड अगर वो फूड वेस्ट है तो हम उसे कंपोस्ट बना सकते हैं उसका, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का वर्क करता है, एंड उसको हम अपनी जो भी एग्रीकल्चर करते हैं या फिर कोई क्रॉप उगा रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सॉइल के लिए बेनिफिशियल होता है। एंड जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंपोस्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते उनको हमें रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, एंड इस तरह से हमें वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स भी आने चाहिए ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट देती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करती हैं, बट कुछ ऐसे वेज भी हैं जिनमें वो एनवायरनमेंट को हार्म भी कर देती हैं। ऐसा ना हो, एनवायरनमेंट पर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, इसके लिए इंडस्ट्रीज़ को ऐसे मेथड्स यूज़ करने चाहिए जिनसे कि पॉल्यूशन ना हो, और अगर हो भी तो वो बहुत मिनिमम हो, जितना ज़्यादा मिनिमम पॉसिबल हो सकता है, एंड क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें हमारा क्या रोल है, हम क्या कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के केस में।
हम कस्टमर्स हैं, तो हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हमारी डिमांड होगी, तो इंडस्ट्रीज भी वही चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगी। तो इसलिए हमें हमेशा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, उन्हीं को खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदेंगे जो कि इको फ्रेंडली नहीं है, या फिर वो कहीं ना कहीं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर उसका जो कंजम्पशन है वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, तो इससे अल्टीमेटली हमारी ग्रीन इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए हमें ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, और जब हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे तो इंडस्ट्रीज भी ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाएंगी, और अल्टीमेटली हमारी जो ग्रीन इकोनॉमी है वो डेवलप करेगी। Now let us proceed to session 2, Policies for a Green Economy. इंडिया हैज़ अडॉप्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ पॉलिसी। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ग्रीन इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी प्रेजेंट इश्यूज हैं, अगर आप उनको सिर्फ प्रेजेंट के रेफरेंस में सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएं या फिर ओवर यूज हो जाएं, एंड आने वाली जनरेशन्स के लिए वो प्लेंटी अवेलेबल ना रहें। इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, जिसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि प्रेजेंट इश्यूज सॉल्व हों, प्रेजेंट जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हों, बट जो रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज ना हो, एक्सेसिव यूज ना हो, सिर्फ जितनी नेसेसिटी है उतना ही यूज किया जाए, एंड आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्सेज प्रिजर्व करके रखी जाएं। ये सभी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर आती हैं, एंड इसमें हम स्पेशल पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं, एंड अभी हम कुछ स्पेशल पॉलिसीज़ का डिस्कशन करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मीन्स हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। मीन्स क्लाइमेट जैसा पहले हुआ करता था वैसा नहीं है, एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके साथ डील करने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान है, एंड इसके अंडर बहुत सारे नेशनल मिशंस हैं जो कि अल्टीमेटली ये फोकस करते हैं कि हमारी ग्रीन इकोनॉमी डेवलप करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो और ओवर यूज ना हो। सो लेट अस स्टडी अबाउट some of the national missions. Next is Green India Mission. It is the national mission for a green India. It aims at protecting, restoring and increasing forest cover. मीन्स जैसा हमने डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट्री सेक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है ग्रीन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। तो अगर हमें चाहिए कि ग्रीन इकोनॉमी डेवलप करे तो हमें फॉरेस्ट्री सेक्टर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक ग्रीन इंडिया मिशन है जो कि नेशनल मिशन है, एंड इसका बेसिक एम है फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट करना ताकि डिफोरेस्टेशन ना हो, और जो डिफोरेस्टेशन हो चुका है उसे रीस्टोर करना, क्योंकि अगर हमने उस एरिया को रीस्टोर नहीं किया, वहाँ पर और प्लांट्स नहीं उगाए, वहाँ पर और ट्रीज ग्रो नहीं किए, तो हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटेक्ट किया और रिस्टोर किया, हमें इंक्रीज भी करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रीन इंडिया रहेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। An example of a green economy project for forest is the Mahua economy. This can be asked in exam, so please remember this. The Mahua economy, it is an example of green economy project. नेशनल सोलर मिशन, इस मिशन का मेन एम है इंडिया की जो भी एनर्जी नीड्स हैं उनको सस्टेनेबली फुलफिल करना। मींस जैसा हमने डिस्कस किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगी एंड वो जल्दी से रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगी।
सो इसलिए हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। और नेशनल सोलर मिशन इस चीज़ पर एम्फेसाइज करता है कि हम सोलर एनर्जी को यूज़ करें, एंड ये भी एम रखता है कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन जाए सोलर एनर्जी में। एंड इसके लिए वो प्रमोट करता है लोकल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मींस हम मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी के लिए प्रोडक्शन है जो भी वो लोकली हो, मींस हमारे इंडिया में हो, एंड हम अपने इंडिया में ही प्रोड्यूस करें एंड उसे ही डिस्ट्रीब्यूट करें, कंज्यूम करें। मींस हमें कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत ना पड़े, हम सेल्फ डिपेंडेंट रहें। ये इस मिशन का एम है। This diagram shows the successful implementation of National Solar Mission in Diu. दियू में नेशनल सोलर मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया, वहाँ पर सोलर पैनल, सोलर एनर्जी को प्रमोट किया गया, एंड इस वजह से वहाँ पर कंडीशंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। So we can conclude that if we are using the solar energy, then we will definitely contribute in the green economy. नेक्स्ट इज क्लीन इंडिया मिशन, जिसे हम स्वच्छ भारत अभियान भी कहते हैं, एंड ये काफ़ी पॉपुलर है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। ये मिशन एम करता है कि हम इंडियन सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, मींस पूरे इंडिया को हम क्लीन कर दें। सो हमें अगर इंडिया को क्लीन करना है तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई मिशन की रिक्वायरमेंट होगी। छोटे छोटे स्टेप्स से भी आप इंडिया को क्लीन कर सकते हैं। किसी चीज़ को क्लीन तभी करना पड़ता है जब हम उसे पॉल्यूट कर देंगे। तो आप अगर पॉल्यूशन ही ना करें, अगर आप फालतू में जो वेस्ट फेंकते हैं सड़कों पर या फिर कहीं भी व्हीकल से फेंक दिया, मीन्स आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वो वेस्ट जो आपने फेंका वो कहाँ गया, बस आपने फेंक दिया। सो ऐसी चीज़ें, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप लें तो आप अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेंगे क्लीन इंडिया मिशन में। मिशन का मतलब ये नहीं है कि आपको इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर क्लीन इंडिया मिशन का पार्ट बन सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन क्राइम करता है तो उसे कोर्ट में ले जाया जाता है, ताकि कोर्ट में जज बताए कि उसको क्या फाइन भरना पड़ेगा या फिर उसके लिए क्या सज़ा है या फिर उसको जेल जाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कोई पर्सन एनवायरमेंटल क्राइम करता है, मींस वो एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचाता है या फिर इकोलॉजिकल डैमेज करता है, तो उस केस में, ऐसे केसेस के साथ एनजीटी मींस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डील करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। एंड जो भी पीपल इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, मींस उन्होंने कोई भी ऐसा क्राइम किया है जो कि एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल उन्होंने ऐसी जगह ट्रीज कट किए जहाँ पर कि लीगल नहीं था, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मना था कि यहाँ पर फॉरेस्ट कट नहीं करना है, तो ऐसे लोगों को वो हेविली फाइन भी कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, एंड इवन they can send them to jail also. Means NGT is basically like a court for all these cases. Now we proceed to session 3, stakeholders in green economy. Stakeholders कौन होते हैं? ऐसे लोग जो कि किसी काम में या फिर किसी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं, कंसर्न हैं, वो स्टेक होल्डर होते हैं। ग्रीन इकोनॉमी की बात की जाए तो स्टेक होल्डर्स वो लोग होंगे जो कि ग्रीन इकोनॉमी से अफेक्ट होते हैं एंड उनका सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है एक ग्रीन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। जैसे कि अगर आपकी बात की जाए तो आप कुछ भी करेंगे वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, तो अल्टीमेटली आप भी एक स्टेक होल्डर हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट ने आपको इफेक्ट किया और जो आपके एक्शंस हैं वो भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। सो यू आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए कि सभी लोग, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी सोसाइटी का हो, कोई भी हो, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए।
फर्स्ट स्टेक होल्डर इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स और जो भी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं पॉलिसीज़ डेवलप करने के लिए, स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए, लॉज डेवलप करने के लिए एंड उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो बेसिकली कोई भी चीज़ है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड, उसमें गवर्नमेंट का रोल होगा। देन द नेक्स्ट इज एनजीओ, मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसे बहुत सारे सोशल वर्कर्स होते हैं जो कि एक साथ आकर एनजीओज बनाते हैं, इंडिविजुअली भी काम करते हैं एंड वो गवर्नमेंट को और सोसाइटी को हेल्प करते हैं एक ग्रीन इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में। देन बिजनेस एंड इंडस्ट्री मीन्स, अगर जैसा हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी को, ग्रीन इकोनॉमी को फ्लरिश करना है तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा ताकि एनवायरनमेंट पर कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो। सो अगर बिजनेस अपने इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करें कि हमारी इंडस्ट्री सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रही हैं एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो इससे अल्टीमेटली हमारी ग्रीन इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। और इसलिए बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर द स्टेक होल्डर्स इन ग्रीन इकोनॉमी। फार्मर्स हैव अ वेरी बिग रोल इन द सक्सेस ऑफ अ ग्रीन इकोनॉमी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर सेक्टर में दैट इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर एंड एग्रीकल्चर में कौन होता है, फार्मर्स होते हैं। सो बेसिकली फार्मर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन ग्रीन इकोनॉमी। वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं ग्रीन इकोनॉमी के बारे में एंड उनका इंटरेस्ट भी होता है डेफिनेटली एंड वो अफेक्ट भी होते हैं ग्रीन इकोनॉमी से। देन वुमेन, अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो अगर सिर्फ और सिर्फ मेन पार्टिसिपेट करेंगे ग्रीन इकोनॉमी में तो काम नहीं चलेगा, हमें इक्वालिटी भी लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वुमेन इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो हमारी ग्रीन इकोनॉमी उतनी फ्लरिश नहीं कर पाएगी जितनी इक्वल पार्टिसिपेशन से करेगी। सो दैट इज वाई इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन, लाइक नेक्स्ट इज वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस। सो इनका भी उतना ही पार्टिसिपेशन होना चाहिए बिकॉज दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। जहाँ भी ये काम करते हैं इनका एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, इन्हें भी एक डिसेंट लाइफ, डिसेंट वर्क मिलना चाहिए, इक्वली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एंड जो भी फैसिलिटीज़ बाकी लोगों को मिलती हैं वो इन्हें भी मिलनी चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पर हमने किस चीज़ की बात की, हमने बात की कि सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, फिर वो फार्मर्स हो, वुमेन हो, वर्कर्स हो, ट्रेड यूनियंस हो, कोई भी हो, उनका इक्वल पार्टिसिपेशन नेसेसरी है ताकि जो ग्रीन इकोनॉमी है वो अच्छे से फ्लरिश करे। अब हम बात करते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल की जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर का रोल है इन द ग्रीन इकोनॉमी। फर्स्ट है नेटिव ट्राइब्स, मीन्स ऐसे लोग जो कि ग्रुप में रहते हैं एंड वो ओरिजिनल रेजिडेंट होते हैं किसी भी रीजन के, मीन्स वो जहाँ पहले से रहते थे, जहाँ पर उनके एंसेस्टर्स रहते थे वहीं पर रहते हैं एंड वो अपने वही पुराने ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, जो भी उनके एंसेस्टर्स का एंशियंट लाइफस्टाइल होता था वो अभी तक उसे फॉलो करते हैं। ऐसे लोग होते हैं नेटिव ट्राइब से एंड ग्रीन इकोनॉमी ऐसे लोगों को बहुत बेनिफिट दे सकती है अगर ग्रीन इकोनॉमी अच्छे से फ्लरिश करे तो। सो इसलिए नेटिव ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं क्योंकि ग्रीन इकोनॉमी उन्हें अफेक्ट करती है। देन द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी, मीन्स ऐसी कम्युनिटी जो कि साइंटिफिक टर्म्स में ग्रीन इकोनॉमी को हेल्प करती है एंड खुद भी ग्रीन इकोनॉमी से अफेक्ट होती है। अगर साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट ऐसी नई टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट को दे सकते हैं जिससे कि हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, एग्जिस्टिंग लॉज, ये सभी और इम्प्रोवाइज्ड हो एंड हमारी ग्रीन इकोनॉमी को बेनिफिट हो। सो अल्टीमेटली ये जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी है ये ग्रीन इकोनॉमी से अफेक्ट भी हो रही है एंड ये ऐसे स्टेप्स भी ले सकती है जिससे कि ग्रीन इकोनॉमी को बेनिफिट हो। सो
They are important stakeholders in a green economy. Then next is children and youth. They are the most important stakeholders because they are the present as well as the future of our economy. अगर प्रेजेंट की बात करें तो उन्हें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर सकें, एंड वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे तो आने वाले टाइम में जो कि उनका फ्यूचर है वो इम्प्रूव होगा एंड डिग्रेड नहीं होगा. सो इसलिए उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. So these were the stakeholders of a green economy. Means a green economy में कौन कौन अपना रोल प्ले करते हैं एंड कौन कौन ऐसे लोग हैं, ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि अफेक्ट होते हैं ग्रीन इकोनॉमी से. हमने उन सभी के बारे में डिस्कशन किया. Now let's proceed to the last session, government and private agencies. The government. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारे लॉज, पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, प्रोग्राम्स की ज़रूरत है एंड ये सभी गवर्नमेंट हमारे लिए बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है. एंड जैसे कि हर चीज़ हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं हो सकती है तो उसके लिए एग्रीमेंट करती है गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज़ के साथ ताकि वो इंपोर्ट कर सके ऐसी चीज़ें जो कि हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है. और अगर हमारी कंट्री में कुछ बहुत अच्छी, बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है तो उसे दूसरी कंट्रीज़ तक एक्सपोर्ट करने के लिए एग्रीमेंट गवर्नमेंट करती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ. सो दिस इज़ द बेसिक रोल ऑफ गवर्नमेंट. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मोस्ट ऑफ द मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिसीजन में. एंड इनमें से कुछ मिनिस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल है जिनका मेजर पार्टिसिपेशन होता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मेनी मोर. रोल ऑफ द गवर्नमेंट. क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गवर्नमेंट का रोल एक्सप्लेन कीजिए ग्रीन इकोनॉमी में. सो उस केस में हम क्या क्या बता सकते हैं कि गवर्नमेंट का रोल होता है पॉलिसीज़ बनाने में, लॉज बनाने में, मिशन सेटअप करने में. जैसा हमने डिस्कस किया बहुत सारे नेशनल मिशंस हैं. It works with scientists and educates the public on environmentally safe practices. Means गवर्नमेंट, हो सकता है कि गवर्नमेंट को हर टेक्निक या हर एक वे नहीं आता हो तो वो साइंटिस्ट की हेल्प भी लेती है, उनके साथ वर्क करती है ताकि पब्लिक को ये इन्फॉर्म किया जा सके कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं. फॉर एग्जाम्पल जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ होते थे वो ज़्यादातर लोगों को इन्फॉर्म्ड नहीं था कि इनका कितना ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर. बट जब साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया तो गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली पब्लिक को भी इन्फॉर्म किया कि आपके लिए ये कितना हार्मफुल है, एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है. तभी लोगों ने इसे यूज़ करना कम किया, बंद किया. सो इसलिए हमें साइंटिस्ट के साथ भी गवर्नमेंट का वर्क देखने को मिलता है. प्राइवेट एजेंसीज. गवर्नमेंट अकेले चाहे भी तो भी इतना अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीके से ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट नहीं कर पाएगी, सक्सेसफुल नहीं बना पाएगी. और इसलिए प्राइवेट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज मीन्स एनजीओ, सोशल वर्कर्स, प्राइवेट कंपनीज एंड सिटीजन्स को एक साथ आने की ज़रूरत है ताकि गवर्नमेंट को अकेले ही उस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन ना देना पड़े एंड हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करें. क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ले रही है तो वो अल्टीमेटली हमसे रिलेटेड होगा, क्योंकि जो भी लॉज हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं वो अल्टीमेटली कौन फॉलो करेगा, हम करेंगे. सो इसलिए हमारा रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. भले ही हम इंडिविजुअल सिटीज़न हैं, कोई प्राइवेट कंपनी है, सोशल वर्कर हैं, एनजीओ हैं, तो हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ग्रीन इकोनॉमी के लिए.
जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट का काम है लॉज और पॉलिसीज बनाना, बट उसे फॉलो कौन करेगा? हम लोग। और हम लोगों में सब आता है, प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट कंपनीज, इंडिविजुअल्स, हर कोई जिस पर भी वो लॉ एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उन सभी को वो फॉलो करने चाहिए। मेकिंग श्योर गवर्नमेंट पॉलिसीज आर बीइंग फॉलोड मीन्स ऐसा नहीं है कि बस हम अपना देख रहे हैं कि हाँ हम फॉलो कर रहे हैं, हमें ये भी देखना चाहिए कि बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं, और इसके लिए हमें गवर्नमेंट मिशंस में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा कर रहा है, कोई रूल वायलेट कर रहा है, तो हमें उसके लिए रिपोर्ट भी करनी चाहिए। Educating people and creating awareness about green economy activities means बहुत सारे लोग हैं जो कि इतने अवेयर नहीं हैं ग्रीन इकोनॉमी एक्टिविटीज़ के बारे में, तो उन लोगों को हमें अवेयरनेस फैलानी है, उनमें उनको अवेयर करना है, उनको एजुकेट करना है अबाउट ग्रीन इकोनॉमी। Providing information to the government and helping it implement green policies means ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही हमें हमेशा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अगर हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पता है जो कि यूज़फुल हो सकती है गवर्नमेंट के लिए, तो हमें भी वो गवर्नमेंट को बतानी चाहिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बना रही है वो और ज़्यादा यूज़फुल होंगी और ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। सो दिस इज़ द रोल ऑफ प्राइवेट एजेंसीज। These are the examples of green projects that were initiated and taken by the private agencies. So with this we have finished Unit 5 Green Skills. I hope आप सभी को अच्छे से सब समझ आया होगा। कोई भी confusion या doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं। I will answer your query. So we'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye. If you want to purchase Class 12 IT Code 802 sample paper book, the links are given in the description.